हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आप सभी के लिए एक नए सीरीज हम लेकर के आए हैं, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है जनरल स्टडीज देख सकते हैं यहाँ पर जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट करके जो है ये प्रतिदिन 100 क्वेश्चन लेकर के हम लोग आने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है 3 मार्च को शुरुआत हुआ था, लेकिन हम लोग जो है 7 मार्च से इसको 8 मार्च से हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट करके ये ज्ञान बिंदु सर के द्वारा ये टेस्ट लॉन्चिंग किया गया है, जिसको हम आपको प्रतिदिन एक सेट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी एग्जाम है यहाँ पे, तो सभी में जो है ये काम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज हमारा जो है टेस्ट 1 है। ठीक है, और ये 3/3/25 को लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो आज हमारा जो है पहला टेस्ट है, तो सभी टेस्ट को जो है हम बारी बारी से कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ताकि आपको देखने में कठिनाइयां ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए क्या कर रहा है। फ्रेंको इस वायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंको इस वायरू को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। किसका हो जाएगा? फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, फ्रांस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कह रहा 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व के पहले बिजनेसमैन बने हैं। तो 400 बिलियन डॉलर से अधिक की संपत्ति वाले विश्व का जो पहले बिजनेसमैन है वो कौन है। तो ये आपको जो है एलन मस्क बन गए हैं। कौन बन गए हैं? एलन मस्क बन गए हैं। ठीक है, तीसरा नंबर की अगर हम बात करते हैं, करा कि 18वीं FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो 18वीं FID विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 के विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो कौन बने हैं यहाँ पे? तो यहाँ पर बना है आपको डोमराजू गुकेश। कौन बना है? डोमराजू गुकेश, डोमराजू गुकेश। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पर, चौथा नंबर प्रश्न पर। 4 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो देख सकते हैं आपके सामने है 4 नंबर में क्या कह रहा है। तो 4 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो क्या कह रहा है, देखिए कौन सा देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला जो विश्व का पहला देश बन गया है वो है आपको ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम। अगर हम बात करते हैं कि कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है, तो प्रथम स्थान जो है चाइना का है। ठीक है, दूसरा स्थान की बात करते हैं तो अमेरिका का है, और तीसरा स्थान हमारा भारत का है। ठीक है, और कोयला से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला कौन है? यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो है कर्जा दिया जाता है, ऋण दिया जाता है। तो पहले दिया जाता था 10 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन अब जो है बढ़ाकर इसे कितना कर दिया है? 20 लाख रुपया। कितना कर दिया गया है? 20 लाख रुपया कर दिया गया है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की बात करते हैं तो 2015 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ है। तो सिम्बैक्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये सिंगापुर और भारत के बीच में, किसके बीच में? सिंगापुर और भारत के बीच में। तो समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स किन 2 देशों के मध्य शुरू हुआ है। तो सिंगापुर और भारत, सिंगापुर और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला 7 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो 7 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपको क्या कह रहा है। 7 नंबर प्रश्न जो है आपका 7 नंबर का रहा है कि बरदा वन्य जीव अभयारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो
तो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का जो उद्घाटन है कौन सा है, तो वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन जो है वह किस राज्य में हुआ है, तो ये हुआ आपको गुजरात में। ठीक है, वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में, तो गुजरात में हुआ है। ठीक है, और किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अगला क्वेश्चन है, IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये जो प्रदान किया गया आपको विभव तालुकदार को, किसको किया गया है, विभव तालुकदार को। तो IUCN का शीर्ष संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो विभव तालुकदार। IUCN की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो स्थापना हुआ था इसका 1948 में हुआ था। और IUCN जो है क्या करता है, रेड डाटा बुक, मतलब रेड डाटा जो मतलब वैसे प्राणी जो संकटग्रस्त में है, मतलब समाप्त होने वाले हैं, विलुप्त होने वाले हैं, तो उसका लिस्ट जो है ये जारी करता है IUCN। ठीक है, अगला प्रश्न है, करा किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुआ है, तो ट्रॉमी से जो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुआ है ये हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो 9 की अगर देखा जाए तो फिलीपींस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिलीपींस। तो किस देश में उष्णकटिबंधीय तूफान ट्रॉमी से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुआ है, तो फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं 10 नंबर का, 10 नंबर प्रश्नों की बात करते हैं तो क्या करा, देखिए करा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध, राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध जो है किस मंत्रालय से है, तो राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का जो संबंध है वो आपको किससे है, तो संस्कृति मंत्रालय से। किससे है, संस्कृति मंत्रालय से। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का संबंध किससे है, संस्कृति मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, करा नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद किसने संभाला है, तो नौसेना में है ना, नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का जो पद है वो किसके द्वारा संभाला गया है, तो ये आपको कविता सहाय के द्वारा, किसके द्वारा, कविता सहाय के द्वारा। तो नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद कविता सहाय के द्वारा संभाला गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, करा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत किया है, तो दीपम की अगर हम बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना की शुरुआत किया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, करा विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो विश्व मुक्केबाजी संघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है, तो ये जो जीता है आपको किसके द्वारा, तो मनदीप जांगड़ा के द्वारा। किसके द्वारा, मनदीप जांगड़ा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर। तो 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो 14 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 14 नंबर कह रहा है कि भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। तो महासागर का जो तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो ये किया गया आपको हिंद महासागर क्षेत्र में। ठीक है, ये तीसरी सबसे बड़ी महासागर है हिंद महासागर, और दूसरी अगर पूछेगा तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा, अब पहली अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर की तीसरी संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया आपको हिंद महासागर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को किस वर्ष तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देश के अनुसार जो है बाल विवाह को खत्म करने का जो लक्ष्य दिया गया है किसको, राजस्थान को, तो ये दिया गया आपको वर्ष 2030 तक, वर्ष 2030 तक दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं हम लोग 16 नंबर का। ठीक है, 16 नंबर की बात करते हैं, किसका मिलान गलत है। तो यहाँ पर देखिए किसका मिलान जो है गलत है, तो ऑन द आर्ट ऑफ वार, तो 16 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो यही गलत है। ठीक है, ऑन द आर्ट ऑफ वार जो है एडवर्ड थॉमसन ने नहीं किया था। ठीक है, जबकि
द सोशल कंट्रैक्ट रूसो, ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। गुलिवर्स ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट है, ये भी सत्य है। गांधी एवं स्टालिन लुई पास्चर, ये भी सत्य है। जबकि एक नंबर क्या था, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कर अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुस्तक के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अभिजीत विनायक बनर्जी को किस पुस्तक के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया आपको किसको, तो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटेड ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 की हम बात कर लेते हैं, कह कि मिलान करिए, ठीक है। तो राज्य है, एक तरफ स्थापना दिवस है, तो उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी, तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है। बिहार का 22 मार्च, ये भी सत्य है। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का 21 जनवरी, ये भी सत्य है। और उड़ीसा का 1 अप्रैल। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये चारों क्या है, तो सत्य है। अर्थात 1 2 3 और क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 3 और 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर की बात कर लेते हैं हम लोग। करा कि साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किस वर्ष संपन्न हुआ था? ठीक है, तो साम्यवादी खतरों से बचने के लिए जो है जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता किस वर्ष समाप्त हुआ है? तो ये हुआ था आपको, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर जो है नीचे है, नीचे चलते हैं हम लोग। सी नंबर कितना हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? बोल्शेविक दल का नेता लेनिन था, तो ये तो सही है। लेनिन ने चेका का संगठन किया था, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, और 3 नंबर भी है, ठीक है। रूस का अंतिम जार शासक जार निकोलस द्वितीय था, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। अर्थात जो है 1 2 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, तीनों सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चैलेंज कप का संबंध किस खेल से है? चैलेंज कप का जो संबंध है वह किस खेल से है? तो यह है जो आपको रग्बी फुटबॉल से, ठीक है। रग्बी में अगर बात करते हैं खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, 15 होता है, जबकि फुटबॉल में कितना होता है, तो 11 होता है, ठीक है। तो चैलेंज कप का जो संबंध है वह रग्बी फुटबॉल से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, करा कि सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजर डिपार्टमेंट किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये चाइना का है, ठीक है। किसका है, चाइना का है। जैसे अपना भारत के अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा, रा हो जाएगा, RW रा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 23 नंबर, ठीक है। 23 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 23 नंबर देखिए क्या करा है, किलोग्राम को परिभाषित करने की नई प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार की जाए, ठीक है। तो किलोग्राम को परिभाषित करने की नई प्रणाली को संबंध में कथनों पर विचार करिए। तो 23 नंबर की राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 1 और 2 दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो किसके कारण जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च जल दाब के कारण जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, अगला की बात कर लेते हैं हम लोग 25 नंबर। तो 25 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पहले प्रश्न पूछिए, प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत, चुंबक, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। उनके संदर्भ में कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो कह रहा है गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, गुरुत्व जो है सबसे चारों में क्या है, सबसे प्रबल है। विद्युत चुंबकीय सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर निर्भर क्रिया करते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो गुरुत्व चारों में सबसे क्या है, प्रबल है। गुरुत्व क्या है, चारों में सबसे प्रबल है। चलिए 26 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 26 नंबर देखिए क्या कर रहा है,
करा कि स्थिर जल में जल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? तो स्थिर जल में तेल का छिड़काव जब करते हैं तो क्या करता है, इसके पृष्ठ तनाव को क्या करता है, घटा देता है। पृष्ठ तनाव को क्या करता है, तो घटा देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अति चालकता के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो करा पहला नंबर, अत्यधिक उच्च ताप पर अति चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। दूसरा नंबर कह रहा है, कोई पदार्थ जिस ताप पर अति चालक बनता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। तीसरा कह रहा है, भारत सरकार द्वारा अति चालकता पर खोज कार्य के लिए प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की गई है। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। तो बी नंबर जो है, नीचे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बी नंबर हो जाएगा, केवल 2 और 3, मतलब 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अति चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, मतलब 2 नंबर और 3 नंबर। तो कोई पदार्थ जिस ताप पर अति चालकता बनाता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। और 3 नंबर कह रहा है, भारत सरकार द्वारा अति चालकता पर खोज कार्य के लिए प्रबंधन व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय अति चालकता विज्ञान एवं तकनीकी बोर्ड की स्थापना की गई है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। 28 नंबर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर वैदिक काल में है ना, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में जो है कथन पर विचार करना है। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में तो कह रहा है कि इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं मुख्य फसल हो गए थे। इस काल में केवल चित्रित मृदु भांड को प्रयोग होता था, है ना, प्रयोग होता था। तो देखिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपको 28 नंबर का, वो क्या हो जाएगा, तो 28 के ए हो जाएगा। ठीक है, केवल जो है 1 और 2 सत्य है। ठीक है, इस काल के लोगों को जीविका का मुख्य साधन कृषि था, बिल्कुल। इस काल में जौ के साथ चावल और गेहूं का जो है मुख्य फसल हो गए थे। तो 1 और 2, 1 और क्या हो जाएगा, 2 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करा कि बुद्ध की जीवनी की रचना बुद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। ठीक है, बुद्ध की जीवनी की रचना बुद्ध साहित्य में विशेष स्थान रखती है। कौन सा एक बुद्ध का पूर्ण जीवनी है, तो ये जो है आपको ललित विस्तार है। क्या है, ललित विस्तार। क्या है, तो ललित विस्तार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 30 नंबर, 30 नंबर की अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य के शासन के संदर्भ में कथनों पर कौन सा सही है। मौर्य साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि सन्निघाता मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी था। अगला कह रहा है कि अशोक ने विभिन्न सामाजिक समूहों तक धर्म का प्रसार करने के लिए धम्म महामात्र नियुक्त किए थे। ठीक है, तो 2 नंबर तो जो है बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। 2 नंबर क्या है, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल और केवल 2 हो जाएगा। और सन्निघाता की बात करते हैं तो ये मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी नहीं था। ठीक है, मूल्यांकन और कर संग्रह का शीर्ष प्राधिकारी था समाहर्ता, सन्निघाता नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्योत्तर काल सोना चांदी तांबा कांसा सीसा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्के बनाने के लिए मशहूर है। मौर्योत्तर काल में कह रहा है, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। रोम सम्राट ट्राजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। तो ये तीनों में से ये देखना है कि तीनों में से जो है कौन सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है तीनों का तीनों क्या है, तो सत्य है। ठीक है, तीनों का तीनों क्या है, सत्य है। पहला क्या था कि मौर्योत्तर काल सोना चांदी तथा तांबा कांसा सीसा और प्रोटीन की तरह तरह के सिक्कों बनाने के लिए मशहूर है। दूसरा पॉइंट, काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। और तीसरा, रोम सम्राट ट्रोजन ने फारस की खाड़ी का पता लगाया था। इसलिए क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सत्य हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। अगला है 32 नंबर। 32 नंबर की बात करते हैं, करा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यात्मात्मक प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषता है। मतलब जहां अध्यात्मात्मक शासन है वहां की विशेषता क्या है। ठीक है, तो वहां की विशेषता की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका विशेषता हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पर क्या करा है, करा राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है।
तो देखिए यहाँ पर जो है विशेषता है, विशेषता है यहाँ पर बोल रहा है, और यहाँ पर कह रहा है हिस्सा नहीं है, तो यही जो है क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी नंबर कह रहा है यह विधायी और कार्यपालिका कृतियों को पृथक नहीं करता है, राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है सिर्फ और सिर्फ एक नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता है, बाकी सब होता है। ठीक है, जबकि हमारे भारत में जो संसदीय व्यवस्था है तो उसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति जो है विधायी निकाय का हिस्सा होता है, यहाँ पर करार नहीं होता है। ठीक है, तो एक नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन का जो है बहुत बड़ा बड़ा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, करा कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर संप्रभुता ग्रहण की। दूसरा नंबर, ब्रिटिश संसद ने भारत के शासन के लिए पहला कानून ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष प्रशासन के अधीन ही अधिनियमित किया था। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश साम्राज्यिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिशासित था। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 2 3, मतलब तीनों का तीनों क्या है, तो सत्य है, तीनों का तीनों क्या है, तो सत्य हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर देखते हैं क्या है। 34 नंबर, कारण निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है। तो इसका जो करने वाला है वो कौन है, तो आपका जो है ग्रेनविल ऑस्टिन है। कौन है, ग्रेनविल ऑस्टिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो अभियुक्तों और सजा पाए लोगों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, और भी नीचे है। ठीक है, आपको पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, और भी नीचे है 35 नंबर है। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा, अनुच्छेद 21, कोई भी पेशा चुनने पे व्यापार करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, अर्थात 2 3 1 4 हो जाएगा। आप लोग पीडीएफ से आराम से मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया इसलिए जो है दिक्कत हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है, करा कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय का क्या महत्व है। तो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय का जो महत्व है वो क्या महत्व है। ठीक है, तो करा इसने अनुच्छेद 21 को की न्यायिक समीक्षा के दायरे को विस्तृत तथा गहन कर दिया है। तो बिल्कुल कर दिया था। ठीक है, इसमें क्या कर दिया कि 21 को न्यायिक समीक्षा के दायरे के विस्तृत तथा गहन कर दिया। और दूसरा की बात करते हैं, इसने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि के समुचित प्रक्रिया से प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये भी सत्य है ना, नहीं ये सत्य नहीं है। ठीक है, ये सत्य नहीं है, ये गलत है। ठीक है, करा इसने कार्यपालिका के अतिरिक्त विधायिका के कार्यों को भी न्यायिक जांच के दायरे में लाया। तो हाँ ये सत्य है, अर्थात 1 और 3 हम कह सकते हैं कि सत्य है। 1 और 3 क्या है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है ना, कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब गलत है। ठीक है, तो कौन सा कथन जो है असत्य है यहाँ पर ये देखना है। तो 37 का जो है कह रहा है कि मालाबार तट का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। तो असत्य छाटना है ना, तो ये जो है सत्य है। ठीक है, मालाबार तट के सहारे अनेक लैगून झील स्थित हैं जिन्हें कयाल कहते हैं, ये भी सत्य है। मालाबार तट पर व्यापार फसलों की अपेक्षा खाद्यान्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। तो ये जो है आपको गलत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली श्रेणी के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो कह रहा है यह विश्व के सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत के अवशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। तो हाँ करती है ना, सबसे पुराने अवशिष्ट पर्वत है। साबरमती और लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। 2 नंबर में कह रहा है कि साबरमती और लूनी का उद्गम जो है अरावली से होता है। तो क्या ये भी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो इसलिए 1 और 2 दोनों क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
तो अरावली श्रेणी के संदर्भ में कथनों पर विचार करने पर जो है दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 39 नंबर प्रश्न करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। करा 39 नंबर, ठीक है। पेन्नार नदी कर्नाटक से आरंभ होती है और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। तो कर्नाटक से शुरुआत होकर के आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, ठीक है, बिल्कुल क्या है, तो सत्य है। बंसधारा नदी आंध्र प्रदेश से आरंभ होती है और उड़ीसा से होकर बहती है, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है, इसलिए केवल और केवल क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, करा कि शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होती है? तो शीत ऋतु में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर में उत्पन्न होती है? तो ये किस में होती है? ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, करा निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो 41 की अगर हम बात करते हैं तो 41 का जो कथन हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो डी नंबर में देख रहे हैं क्या आंसर है, तो इसमें जो है आपका 2 और 3 है, ठीक है। तो 2 नंबर में पढ़िए क्या है। 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त है। और तीसरा नंबर का है पंजाब व हरियाणा में मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरित है? क्वार्टजाइट जो है निम्नलिखित में से किसका कायांतरित रूप है? तो ये है आपको बलुआ पत्थर का जो रूपांतरित होता है क्या होता है, क्वार्टजाइट होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्न में से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है। तो निम्न में से कौन ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृति नहीं है? तो अंतर्वेदी आकृति जो नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, तो बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी कुंड हो जाएगा, ज्वालामुखी कुंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो सही वाला छाटना है यहाँ पे। तो कह रहा भारत के सुदूर और सुदूर पश्चिम के बीच लगभग 2.5 घंटा का समय अंतराल है, नहीं ये गलत है, ठीक है। अगला है ग्रीन बीच मध्याह्न रेखा फ्रांस और स्पेन दोनों से गुजरती है, तो हाँ गुजरती है, ठीक है। ग्रीन बीच जो मध्याह्न रेखा है वो फ्रांस और स्पेन दोनों से गुजरती है। अगला क्वेश्चन, अगला की बात कर लेते हैं हम लोग। करा कि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? तो क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच के अंतर जो होता है वह क्या होता है? तो कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह लघु चट्टान ग्राहिकाएं हैं, जबकि धूमकेतु हिमस्थित गैसें से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांध रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है, सत्य है, ठीक है। 2 नंबर का रहा है कि 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका जो है ये गलत है, ठीक है। 3 नंबर की बात करते हैं, धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सत्य हो जाएगा, 1 और 3 सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के अनुसार 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो मात्र 20 रुपया था, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखा था पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें जो है भारत की आय 20 रुपया निकाले थे, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं 47 नंबर, काफी जो है लंबा चौड़ा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर विलयन दुधिया हो जाता है, परंतु लंबे समय तक प्रवाहित करने पर विलयन साफ हो जाता है, जिसका क्या कारण है? तो इसका कारण पूछ रहा है, तो इसका कारण हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्रारंभ में बना कैल्शियम कार्बोनेट घुलनशील कैल्शियम बाइकार्बोनेट में रूपांतरित हो जाता है, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला की बात कर लेते हैं। तो अगला जो है आपका क्या कर रहा है, 48 नंबर। कह रहा है कि 48 नंबर की बात करते हैं।
कह रहा जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो, जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा स्वर्ण या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। और डी नंबर जो है कहाँ है? तो इधर है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। करण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर क्या करना है? विचार करना है। तो करा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करता है, ठीक है। तो आपसे कभी पूछे कि रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति कौन करता है प्रदान? IUPAC करता है, ठीक है। और दूसरा नंबर कह रहा है आपसे, दूसरा नंबर कि कार्बन के समस्थानिक कार्बन 12 एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है, ठीक है। तो ये भी क्या है? सत्य है, ठीक है। तीसरा नंबर का रहा एवोगाड्रो स्थिरांक अथवा एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 × 10⁻³ नहीं 23 होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसलिए 1 और 2 बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है 50 नंबर। करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो हाँ है ना, रासायनिक परिवर्तन है। करा लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। लवण नहीं, ठीक है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कारण लवणता जो है जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1 और 2 मतलब जहां लवणीय जल है, खारा जल है, वो जंग को और बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होती है, ठीक है। कह रहा धातु को एक साथ वेल्डिंग करने के लिए जो है उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। तो उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है? तो किसके दहन से प्राप्त होता है? ऑक्सीजन में एसिटिलीन। क्या होता है? ऑक्सीजन में एसिटिलीन से, ऑक्सीजन में एसिटिलीन से। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर ये क्या हो जाएगा? तो ये आपको जो है आप यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। या लेड ऑक्साइड के विलोपन में क्या होता है? तो सहायक होता है, ठीक है। या लेड ऑक्साइड के विलोपन में क्या होता है? सहायक होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है आपका 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? तूतीनामा, तो तूतीनामा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो ये आपको जिया नक्शबी, जिया नक्शबी। तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? तो जिया नक्शबी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि चोल राज्य के संदर्भ में कथन सही है। चोल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन क्या है? तो सत्य है। तो इसमें जो सत्य है आपको ये 1, 2 और 4 है। अब 1, 2, 4 पढ़िए। कह रहा चोल राज्य पेन्नार और बेल्लार नदिया के बीच पांड्य राज क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित है, ठीक है, ये सही है। उनकी राजधानी पुहार थी, ये भी सही है, ठीक है। और 3 नंबर, चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की, ये नहीं है, ठीक है। कर एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था, ये सत्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। करा हुमायूं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत है? तो हुमायूं के संदर्भ में देखना है तो करा चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी, तो बिल्कुल मांगी थी, ठीक है। चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। अगला को बी नंबर का रहा है कि दिल्ली में दीनपना नगर का निर्माण कराया था, ये भी सत्य है। चापेनेर किला की प्रचीर लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था, ये भी सही है। चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण किया, ये गलत बात है, ठीक है। और असत्य ही बोल रहा था कि असत्य कौन है, तो असत्य इसमें से कौन हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि
नहीं धारण किया था। ठीक है, हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण किया था, हुमायूं नहीं, शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगला प्रश्न करा, अगला है राष्ट्रपति की, है ना, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं हम लोग। कारण न्यायालय इसका पुनर्वलोकन नहीं कर सकता है। ठीक है, बताइए, न्यायालय जो है इसका पुनर्वलोकन कर सकता है, इसे संसद द्वारा पारित विधायियों की तरह भूत लक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। तो 56 नंबर की बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक और ना ही दो, ना ही एक और ना ही दो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर की बात करते हैं। कर राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57, तो 57 का जो राइट आंसर है 1, 3, 4 और 5, 1, 3, 4 और 5 है। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारी का प्रयोग करते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है ना। 2 नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो देखिए, राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता है, यह सत्य है। ठीक है, सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसला एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती है, सही बात है। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है, ये भी सही बात है। तो 1, 3 और 4 और 5 क्या है, सत्य है। अगला है 58 नंबर, करा कि भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ना, मतलब गलत कथन छांटना है। तो इसका जो गलत कथन है आपका, ये सी हो जाएगा। ठीक है, भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय है। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं, ये तो गलत हो गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय है ना। कहीं कहीं जो है एक ही उच्च न्यायालय का 2-2 राज्य देख रहा है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब 1 नंबर देखते हैं, तो गलत छाटना था, तो गलत क्या हो जाएगा, सी नंबर। ए नंबर देखते हैं, जानकारी के दृष्टिकोण से भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायालय की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया गया है। ठीक है, भी याद रखना है। बी नंबर का रहा, भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्यों में भिन्न है। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, तो सत्य है। ठीक है, तो इस तरह से सी नंबर इसका राइट गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि सी गलत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, खाली कथन पर विचार करना है। कारण निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इतना हार्ड तो आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन इतना हार्ड सेट बनाते हैं ताकि आपका जो भी 2-4 क्वेश्चन रहेगा वो बन जाएगा इससे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। बताइए, धन विधेयक जो है प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है, तो 59 नंबर की राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल किया गया है। ठीक है, बिल्कुल किया गया है। किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों क्या है, तो सत्य है। अगला प्रश्न, अगला है 60 नंबर, करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो 60 नंबर जो है पर विचार करते हैं, चलिए। ठीक है, राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, तो हाँ किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगला है, अगला है राज्यसभा में सभी राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, तो नहीं। ठीक है, ये गलत बात है। करा राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त करता है जिसने इस्तीफा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई या जो अयोग्य पाया गया है, तो ये सत्य है। ठीक है, तो 1 और 3 बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, 1 और 3 कहाँ है, तो सी नंबर में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मामले में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है। तो कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को कंट्रोल करता है, तो ये जो करता है आपको किसमें करता है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ठीक है, परिसंपत्तियां का तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों का विलय,
बैंकों का समापन, ये सभी में जो है करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो नहीं है आपको जीवाणु। ठीक है, जीवाणु जो है यूकैरियोटिक का जीव का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका है, तो प्रोकैरियोटिक का। अगला क्वेश्चन है, रुपये जारी किया गया है, तो रुपये जो जारी किया गया है ये आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा रुपये जारी किया गया, किसके द्वारा, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न, अगला की बात करते हैं 64 नंबर का, कर कि फेनरोगेम पौधा को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला है 65 नंबर। ठीक है, तो 65 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। आपको इन कथनों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही आंसर को चुनना है। ठीक है, करा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अकेली कोशिका जीवित जीव की सभी कार्यों का करती है। दूसरा कह रहा है कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई कूट है, मूल इकाई है। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। दोनों कथन जो है व्यवस्थित सत्य है, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला है 66 नंबर। 66 नंबर है, कह कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पाचन के विषय में जो सही है वो आपको सी नंबर है। ठीक है, खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन से सही है। तो रक्तदाब के संदर्भ में जो है सही कथन कौन सा है, तो सही कथन जो है आपका 2 और 3 है। ठीक है, सामान्य प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब क्रमशः 120 mm पारा और 80 mm पारा होता है। और 3 नंबर में रक्तदाब को स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, ये सत्य है। ठीक है, और ये भी सत्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला की बात कर रहे हैं 68 नंबर में। ठीक है, तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा की अगर हम बात करते हैं तो कर्क रेखा जो है टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, इसका ट्रिक भी हम बताएं कितना बार कि मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम हो जाएगा, यहाँ पर जो है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा, है ना, यानी कि राजस्थान इसमें जो है आपका इसका, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं तो डी नंबर हो जाएगा, है ना, यानी कि सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, है ना, सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची 2 के साथ जो है सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो देखिए नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा, यानी कि डी का 4। तो डी का 4 जो है किस में है, देखिए वही आंसर हो जाएगा डी का 4। तो डी का 4 2 में है ना। जो जिला दर्रा, जो जिला लिपू लेक, लिपू लेक की बात करते हैं तो ये जो है उत्तराखंड में है, यानी कि सी का जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, सी का 2, यानी कि राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर की बात करते हैं तो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला है छोटा नागपुर के पठार के चारित्रिक लक्षणों में शामिल है। तो छोटा नागपुर के पठार के चारित्रिक में जो शामिल है ये आपका हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला है, अगला की बात करते हैं, सूची 1 को सूची 2 को मिलाइए, सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए कोड का प्रयोग सही कीजिए। नागार्जुन सागर, है ना, पुलिकट की बात करते हैं तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा हो जाएगा, है ना। तो 71 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। नागार्जुन सागर आंध्र सागर और तेलंगाना की सीमा पर है। ठीक है,
और पुलिकट केरल होगा। स्टेनले की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ठीक है। डी का दू, भवानी सागर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या इतना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है, कारण निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिवहन के रूप में विकसित हुआ, निम्नलिखित में से कौन से नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो ये कौन सा हुआ है, तो ये हुआ आपको सभी। ठीक है, कोच्चि है, कांडला है और मुगल सराय। ठीक है। 73 की बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो बोंडेला वन्यजीव अभ्यारण्य, बोंडेला वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब मिला लीजिए इसको, बोंडेला की बात करते हैं तो ये हो जाएगा गोवा, बोंडेला कहाँ हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। और कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है। और डालडेली वन्यजीव अभ्यारण्य जो हो जाएगा ये आपको कर्नाटक में हो जाएगा। और गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 74 नंबर के है ना, 74 नंबर की बात कर लेते हैं। क्या कर रहा है, देखिए, इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा केवल और केवल एक हो जाएगा। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद प्रमाणीकरण और उपभोक्ता जागरूकता योजना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। तो प्रदूषक पर क्या विचार करना है, प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। ठीक है, तो इसमें प्राथमिक प्रदूषण जो नहीं है वो हो जाएगा 3 और 4। तो 3 और 4 में क्या है, भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा, ये जो है प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कारण निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है ये 1793 ये सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो ये 1840 में नहीं, ठीक है, गलत है ये। महलवाड़ी व्यवस्था 1822 में, ये सत्य है। ये भी लगता है गड़बड़ है ना। तो ये भी जो है क्या है, गलत है। तो सिर्फ और सिर्फ जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, है ना। अस्थाई बंदोबस्त कथन सही है, तो कथन सही है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, तो सुमेलित नहीं है 2 और 3, सिर्फ 2। ठीक है, 2 जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। यानी कि 3 भी सुमेलित है, मतलब महलवाड़ी व्यवस्था जो 1822 में आया था और अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आया था। ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कृषक आंदोलन है और दूसरी तरफ जो है आपको नेता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 4-3-2-1, तो 4-3-2-1 यानी बकास्त भूमि आंदोलन कार्यानंद शर्मा, और एका आंदोलन मदारी पासी। मोपला विद्रोह की बात करते हैं तो मोपला विद्रोह जो है आपको कुनहमाद हाजी हो जाएगा। और अवध किसान सभा आंदोलन की बात करते हैं तो बाबा रामचंद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला 78 नंबर की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि वीडो संस्था और संस्थापक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर की बात कर लेते हैं तो डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, अर्थात 1, 2 और 3। ठीक है, तो बीडो रेमरेज एसोसिएशन के संस्थापक MG राणा रहे हैं। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित है। बीडो होम पूना DK कर्वे हो जाएगा। तो 1, 2 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। ठीक है, तो आपस में मिलाने के लिए यहाँ पे कह रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, आप इसको मिला लीजिएगा, है ना, सी नंबर हो जाएगा। काफी टफ क्वेश्चन है सब, है ना, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला की बात कर लेते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित कौन सा RIN विद्रोह का भाग नहीं था।
ठीक है। तो RNI विद्रोह का भाग नहीं था, तो इसका जो भाग नहीं था आपको ये जो है इंडियन नेशनल आर्मी और लॉर्ड इरविन, ठीक है, ये दोनों भाग नहीं था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है 81 की बात कर लेते हैं, तो 81 का जो है आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। आप लोग अब जानते हैं तो इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं 82 नंबर में। तो 82 नंबर की बात कर लेते हैं। कर पूना समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 नंबर, केवल और केवल 1, ठीक है। इस समझौता में वंचित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में सीट आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी पूना समझौता में, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है 83 नंबर। 83 नंबर की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो भोजन के पोषक तत्वों में जो सम्मिलित है वो कौन है? तो ये हो जाएगा आपको खनिज, लवण और विटामिन, खनिज, लवण और विटामिन हो जाएगा, ठीक है। पशुपालन तथा मत्स्य पालन, सॉरी मत्स्य होगा, मत्स्य नहीं, पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कृषि के अधीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हरे पत्ते का जो प्राथमिक कार्य नहीं है, खाद और जल का चालन, खाद और जल का चालन इसका करना नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न 86 नंबर है। कह रहा जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो केवल और केवल 1 हो जाएगा, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला है 88 नंबर, ठीक है। 88 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा, केवल और केवल 1। रुस्तम 2 ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह DRDO द्वारा विकसित मध्यम ऊंचाई तथा दीर्घ स्थिरता वाला एक मानव रहित हवाई वाहन है। तो बिल्कुल है, तो केवल और केवल क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 89 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता है? तो नहीं दिया जा सकता है आपको किला ए कोहना मस्जिद, किला ए कोहना मस्जिद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 90 नंबर, ठीक है। 90 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। तो देखिए हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो 5 राज्यों में नहीं, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। एक हरियाणा है, एक आपका राजस्थान है और एक जो है आपका दिल्ली है, ठीक है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल और केवल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। केवल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्य में फैला हुआ है। किस आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता बिहार में सक्रिय था? तो आजाद दस्ता जो सक्रिय था, आपको इसका राइट जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सिल्क सिटी जो है आपको बिहार के भागलपुर को जाना जाता है, भागलपुर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृति है? तो उत्तर पश्चिम भागों में पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम में भागों में जो आकृति है आपको कौन सी है? तो 93 का हो जाएगा राइट आंसर 1 नंबर। सोमेश्वर पहाड़ी की श्रृंखला है, सोमेश्वर पहाड़ी। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में पहला की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हुआ था आपको पटना में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कहाँ हुआ था? पटना में। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस ही बाउट अम्ब्रेला यस्टरडे, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा दा। दा यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, दा।
तो इंग्लिश भी इसमें जो है घुसा हुआ है, एक दो गो, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। कह रहा कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है, तो इसमें जो दीर्घ स्वर नहीं है ई ऊ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 98 नंबर, तो 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। कह रहा कि चूज द ऑप्शन द शोज द करेक्ट चेंज इन वॉइस, ठीक है। तो चीज इज बीइंग प्लेड बाय माय सिस्टर, ये हो जाएगा वॉइस, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान गनाई उत्सव मनाता है। तो ये जो मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान गनाई उत्सव मनाता है, तो ये मनाता है आपको जेलियारोंग, है ना, जेलियारोंग। अगला क्वेश्चन है इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपको जाके लॉर्ड डेविस था, ठीक है। तो ये था हमारा 100 प्रश्नों का जो है श्रृंखला था, जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा जो है ये प्रश्न काफ़ी हार्ड था। इतना हार्ड प्रश्न आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन पता नहीं किस हिसाब से दिए हैं एग्जाम, ठीक है। तो फिर भी जो है 2-4 क्वेश्चन इसी में से जब आ जाएगा तो आपका जो है आसान क्वेश्चन तो सब पड़ता है, लेकिन आप इससे 2-4 क्वेश्चन अगर ले आते हैं तो सबसे आगे निकलते हैं, ठीक है। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं बोलने में मिस्टेक हुआ अगर होगा तो आप आराम से पढ़ लीजिएगा। मैं आंसर तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इसका क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। आंसर आप वीडियो से देख के आराम से लगा लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो देखिए, प्रतिदिन आपको ये एक सेट मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।